नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने रविवार को करीब 9.5 घंटे पूछताछ की है। वो सुबह 11:10 पर दफ्तर गए थे और रात 8:35 पर सीबीआई हेडक्वार्टर से अपने घर के लिए निकल गए थे और इस दौरान उनसे अफसरों ने कई सवाल के जवाब मांगे। कहा जा रहा है कि कुछ सवालों का जवाब देने से उन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और इस मामले में सीबीआई ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि केजरीवाल का सीबीआई के इन सवालों से सामना हुआ और शराब नीति की मंजूरी केजरीवाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई थी। तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। उपराज्यपाल से 2 बार ठुकराए जाने के बावजूद इसे क्यों मंजूर किया गया? अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सचिव रहे अरविंद ने सीबीआई को बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने केजरीवाल के घर पर ही उन्हें आबकारी नीति का ड्राफ्ट सौंपा था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी अरविंद ने बयान में मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा था कि इसे सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से राजीव तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल आबकारी घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की है और 9.5 घंटे की ये पूछताछ की गई है। उसके बाद जब वो सीबीआई मुख्यालय से बाहर निकले, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, एक बार पूरी जानकारी। गिरफ्तार है, मगर अब कहीं न कहीं जिस तरीके से सिकंजा सीबीआई का अरविंद केजरीवाल के लिए कसता हुआ नजर आया, क्योंकि कल जिस तरीके से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तलब किया था सीबीआई मुख्यालय पर, मगर 11 बजे का समय दिया गया था। 10 मिनट लेट की देरी से कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जो थे 11:10 पर सीबीआई कार्यालय पहुंचे, मगर यहाँ पर जिस तरीके से उससे पहले ही उन्होंने अपने घर पर यानी कि सरकारी आवास पर भी कहीं न कहीं एक बैठक की, जिसके अंदर अहम बैठक मानी जा रही थी। तमाम मंत्रियों के साथ कहीं न कहीं बैठक की गई और उसके बाद में जब सीबीआई कार्यालय पहुंचे, उससे पहले वो राजघाट होते हुए यानी कि गांधी समाधि के पास होते हुए भी सीबीआई कार्यालय पहुंचे थे। मगर जब सवालों की बौछार यानी कि सीबीआई के द्वारा सवाल पूछे गए तो उस समय उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बात करें मनीष सिसोदिया वो जेल में है, मगर यहाँ पर जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान वो भी मौजूद रहे, मगर लगातार कहीं न कहीं उनको बाहर रखा गया था। तमाम सांसदों की बात करें उनको भी लोधी रोड पर यानी कि सीबीआई कार्यालय से कुछ दूरी पर लोधी रोड पर ही बैठने की परमिशन दी गई थी, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल की गई थी और सीबीआई कार्यालय के आसपास लगातार कहीं न कहीं जो कड़ी सुरक्षा थी उसके घेरे के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आबकारी घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ की गई और उसके बाद यानी कि लगभग 9.5 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद में जब अरविंद केजरीवाल लगभग रात को 9 बजे करीब जब बाहर निकले तो उन्होंने सीधे कहीं ना कहीं ये कहा कि सीबीआई कार्यकर्ताओं, सीबीआई के जो लोग अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करते हुए उन्होंने सवाल जो पूछे उनके सही तरीके से जवाब दिए गए और ये भी कहा गया कि उनके द्वारा कि जो पहले कह रहे थे कि शराब घोटाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वही चीज उन्होंने सीबीआई कार्यालय से बाहर निकलने के बाद भी कही। मगर यहाँ पर बात करें सीबीआई की जो सवालों की लिस्ट थी उसके अंदर पहला सवाल यही था कि आबकारी नीति को जब लागू किया गया था उस समय अरविंद केजरीवाल का क्या रोल था, उनके घर पर जो बैठक की गई थी उसके अंदर क्या ड्राफ्ट की जो प्रक्रिया थी वो कहीं किसी को दी गई थी। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से उपराज्यपाल ने 2 बार शराबबंदी नीति के जो है उसको खारिज किया था, 2 बार ठुकराया था, उसके बाद भी इस फाइल को पास क्यों किया गया, इस तरीके के तमाम जो सवाल थे वो अरविंद केजरीवाल से पूछे गए
गए, मगर लगातार कहीं ना कहीं बाहर भी कहीं ना कहीं हंगामा बिल्कुल देखने को मिला। लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे दिल्ली की सड़कों पर कहीं ना कहीं अपना रोष प्रकट करते हुए नजर आए। संजय सिंह की बात करें, राघव चड्ढा की बात करें, आतिशी की बात करें, या फिर कहें भगवत मान की बात करें, तो या फिर कहें पंजाब से आई हुई जो सांसद थे वो भी कहीं ना कहीं लोधी रोड पर ही प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लगातार सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं संकट जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर से टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शायद दोबारा से सीबीआई जो है वो अरविंद केजरीवाल को तलब कर सकती है। जी राजीव, वही बात कर लें, कल जो है जोरदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखने को मिला। ऐसे में जिन लोगों को हिरासत में ले गया, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इसमें शामिल थे, बात अगर संजय सिंह की कर ली जाए, सौरभ भारद्वाज की कर ली जाए और राघव चड्ढा की कर ली जाए, तो इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। क्या इन्हें अभी छोड़ दिया गया है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल दोपहर यानी कि 2:30 बजे की करीब उनको लंच करने के लिए अनुमति दी गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने खाना खाया, मगर उसके तुरंत बाद पुलिस एकदम एक्शन में आती है। और एक्शन में आते ही सबसे पहले उन्होंने हमारे सामने संजय सिंह को उठाया और उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे साथ और आपको यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है। मगर संजय सिंह ने काफी बात करने की कोशिश करी कि उनको रोका जाए, और यहाँ तक कि ये भी कहा कि उन्होंने गलत क्या किया है, वो सिर्फ एक कुछ दूरी पर जरूर बैठकर कहीं ना कहीं अपना बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई और लगातार उनको उठाकर बसों के द्वारा कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया गया। राघव चड्ढा की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, या फिर कहें और जो पंजाब से आए हुए सांसद थे उनकी बात करें, लगातार कहीं ना कहीं उनको उठाकर जबरन कहीं ना कहीं बसों के द्वारा ले जाया गया। मीडिया से बात करने की कोई जो अनुमति नहीं दी जा रही थी, लगातार कहीं ना कहीं उसके बाद में भी कहीं ना कहीं मीडिया वाले कर्मचारियों को भी यहाँ से हटाया गया लोधी से। मगर सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जो है वो लगातार कहीं ना कहीं पूछताछ जरूर कर रही थी उसी दौरान पर भी, मगर रात को जिस तरीके से कहते लगभग 9:30 घंटे की पूछताछ के बाद में भी कहते जो तमाम जो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, कुछ समय बाद उनको जरूर छोड़ दिया गया था, मगर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी आवाज लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार की रणनीति जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को डराने की है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और कहीं ना कहीं इसका डर जो है वो कहते केंद्र सरकार को यानी कि भाजपा को बिल्कुल देखने को मिल रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके के झूठे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। मगर देखना होगा क्या संकट बिल्कुल टल चुका है, जो या फिर कहे सीबीआई के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे अरविंद केजरीवाल से, क्या सीबीआई उनसे अभी संतुष्ट है? अगर संतुष्ट है तो शायद अरविंद केजरीवाल को दोबारा से नहीं बुलाया जाएगा, अगर संतुष्ट नहीं है तो यानी कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा से सीबीआई कार्यालय के अंदर तलब किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजीव, वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली की सियासत इस वक्त पूरी तरीके से गरमाई हुई है, और ऐसे में कल राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कंपैरिजन किया है, अरविंद केजरीवाल को कृष्ण से उन्हें कंपेयर किया है और बीजेपी को कंस से जो है कंपेयर किया गया है राघव चड्ढा की तरफ से। देखिए, यहाँ पर बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कृष्ण से कंपेयर किया गया, भाजपा को कंस से कंपेयर किया गया, मगर उससे पहले भी कहीं ना कहीं गांधी से भी कंपेयर किया गया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गांधी है, और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि गांधी जैसे काम किए अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर कहे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, वो अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी बताते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई भी घोटाला नहीं किया गया है, अगर घोटाला किया गया तो उनके सबूत जो है वो रखे जाए। मगर भाजपा की तरफ से पहले से ही, यानी कल जिस तरीके से सीबीआई कार्यालय पर अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था, उससे पहले ही ये भाजपा की तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल होगी। मगर कल जिस तरीके से लगभग 9:30 घंटे की पूछताछ के बाद में जब उनको बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये लगता नजर आया कि हाँ, जिस तरीके से पहले से ही भाजपा के नेताओं के द्वारा भविष्यवाणी की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर अभी तक गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं हुई है। मगर यहाँ पर ये बात करें, अभी खतरा जो है वो सीबीआई का वो इतना अभी टला नहीं है, मगर शायद दोबारा से पूछताछ की जा सकती है। मगर देखना होगा दोबारा से जो पूछताछ की जाएगी उसके अंदर कितने सवाल होंगे और किस तरीके से जवाब दिए जाएंगे, क्या उससे संतुष्ट हो पाएगी सीबीआई, ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर हमलावर है, और आज भी कहीं ना कहीं स्पेशल सत्र बुलाया गया है जिसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि केंद्र सरकार की रणनीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाए। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं शराब घोटाले से बिल्कुल इनकार करती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि झूठे आरोपों के अंदर आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और यही चीज अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई कार्यालय पहुंचे था उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा गया था कि ऐसा कोई भी आरोप जो है वो उनके खिलाफ नहीं है और ना ही कोई घोटाला हुआ है। अगर घोटाला हुआ तो उसके सबूत जो है वो उनके सामने पेश किए जाएंगे।
राजीव, कल 9.5 घंटे की पूछताछ अरविंद केजरीवाल से हुई। दिन भर आम आदमी पार्टी का जो है प्रदर्शन देखने को मिला। हाई लेवल मीटिंग गोपाल राय द्वारा बुलाई गई और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने आशंका भी जताई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अब किसी भी समय हो सकती है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गोपाल राय की, तो बिल्कुल हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि 5 बजे के बाद यही प्रयास लगाए जा रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की अब कहीं ना कहीं सूचना आ सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगभग 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद में अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो ये स्पष्ट हो गया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी आम आदमी पार्टी के बीच में डर जरूर देखने को मिल रहा है कि दोबारा से कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो एक्शन में आ सकती है। उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई ना कोई बहाना या फिर चाहे कोई ना कोई कोशिश जरूर की जा सकती है। मगर देखना होगा सीबीआई की तरफ से क्या वाकई में ही अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा या फिर सवालों के जवाब से ही कहीं ना कहीं सीबीआई संतुष्ट होगी। मगर अभी तक जो कल सवाल पूछे गए थे सीबीआई की तरफ से ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनसे कितनी सीबीआई जो है उनके जवाबों से कितनी संतुष्ट है। मगर आज भाजपा की तरफ से जरूर प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सीबीआई के जो सवाल होंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर स्पष्टता बरती जाएगी कि कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा कितने सवालों के जवाब जो है वो सही दिए गए और कितने सवालों के जवाब जो है वो गलत दिए गए और किससे सीबीआई के द्वारा किन सवालों को दोबारा से पूछ सकती है। इस तरीके की जानकारी जो है वो शायद आज जरूर भाजपा की तरफ से मिल सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सोमवार यानी कि आज नगर निकाय चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान पार्टी पदाधिकारी व राज्य सरकार के मंत्रीगणों सहित वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश सरकार के मंत्री पहुंचेंगे। संजय राय ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय नगर निगम सहारनपुर के भाजपा महापौर और पार्षद पद प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन के अवसर पर सम्मिलित होंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी सोमवार यानी कि आज नगर निकाय चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान पार्टी पदाधिकारी व राज्य सरकार के मंत्रीगणों सहित वरिष्ठ नेता सम्मिलित होंगे। और इसी के साथ पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ऋषभ गुप्ता इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, जिस तरीके से बात कर ली जाए नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो आज बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। देखिए, आपको बताते चलिए कि यूपी में नगर निकाय चुनाव की कनकनाहट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने चुनाव के लिए कमर बिगड़ ली है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संगठन मंत्री महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी की। दिल्ली पहुंचे के बाद प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जहां जेपी नड्डा और संगठन मंत्री वीएम संतोष से मुलाकात करने के बाद ही प्रत्याशियों की सूची को जो है जारी किया गया है। आपको बताते चले, इसमें भारतीय जनता पार्टी से सुषमा खरगवाल, मथुरा वृंदावन से विनोद अग्रवाल, गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव, प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश, वाराणसी से अशोक तिवारी, मुरादाबाद से विनोद अग्रवाल और फिरोजाबाद से कामनी राठौर, आगरा से हेमलता दिवाकर और सहारनपुर से अजय कुमार और झांसी से बिहारी लाल आज प्रत्याशी चुने गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आज नगर निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में
पार्टी प्रत्याशियों के साथ तमाम मंत्री पदाधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे। देखिए, पार्टी में प्रदेश महामंत्री संजय राय ने साफ तौर पर बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सहित तमाम सरकार के मंत्री पदाधिकारी नामांकन कराएंगे, प्रत्याशियों के साथ जाएंगे। देखिए, अगर जो भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ के प्रत्याशी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ प्रत्याशी करकवाल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व क्षेत्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी है। प्रदेश महामंत्री प्रदेश मोर्चा जैसे महत्वपूर्ण पदों का दायित्व भी निर्वहन किया है। 30 वर्षों से पार्टी में कार्यरत है और पूर्व सैनिक प्रेम खरगवाल की धर्मपत्नी है, जो श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री हासिल की है। और सुषमा खरगवाल जो कि महापौर प्रत्याशी चुनी गई है। जी ऋषभ, वहीं बात कर ली जाए नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से पार्टियां नजर आ रही है, किस तरीके से चुनाव को लेकर पार्टियां कमर कस ली है पार्टियों की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए विकास है। और विकास क्षेत्रीय विकास, सड़क, नाली, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी ढांचा है, जो शहर की साफ सफाई व्यवस्था है। ऐसे तमाम मुद्दों के लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, लगातार काम कर रही है। और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं जो है शहर के जो आम मुद्दे हैं, जो साफ सफाई व्यवस्था है शहर की, शहर के विकास कार्यों की, पार्कों की देखरेख की बात कर ली जाए, पार्कों की बात कर ली जाए, सौंदर्यीकरण की बात कर ली जाए, तो शहर को स्वच्छ और साफ सौंदर्य बनाने के लिए ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां लोगों के बीच में जा रही है। चलिए ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के तहत पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर के सभी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर एक विशेष घेराव और तलाशी अभियान चलाया। पुलिस महानिदेशालय पंजाब गौरव यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल की टीमों ने खोजी कुत्तों की मदद के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस टीमों ने भी संदिग्धों से पूछताछ की। राज्य स्तरीय अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सीपी एसएसपी को निर्देशित किया गया है। जितने भी पुलिस दल रैंक के अधिकारियों की निगरानी में लगाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमने इस ऑपरेशन के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को सभी के साथ दोस्ताना और विनम्र व्यवहार करने का सख्त निर्देश दिया था। पंजाब पुलिस ने कल बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर हर किसी से पूछताछ की गई और पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाए हुए थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार असामाजिक तत्व जो है नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में पंजाब सीएम द्वारा ये निर्देश दिया गया और उस निर्देश के आधार पर बस स्टैंड्स हो चाहे रेलवे स्टेशंस हो, वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जिस किसी पर भी संदेह हुआ उससे पूछताछ की गई और काफी अलर्ट पर पुलिस नजर आई। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, पंजाब पुलिस ने राज्य भर में कल जो है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर चेकिंग अभियान चलाया है। क्यों ये अभियान चलाया गया है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, बता दें कि कल की बात करें तो पंजाब पूरे भर में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जो है उन पर सर्च ऑपरेशन जो है
वो किया गया है और कहीं ना कहीं 115 जो है व्यक्ति है वो भी गिरफ्तार किए गए हैं और 62 FIR जो है वो भी दर्ज की गई है। 550 पुलिसकर्मी जो है कल काम करते हुए नजर आए, जिनमें 170 बस स्टैंड और 132 जो है रेलवे स्टेशन की छानबीन की गई। और लगातार देखा जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश अनुसार जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके चलते देखा गया कि DGP गौरव यादव ने खुद ये बयान दिया है कि 2 बजे 6 बजे तक जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 28 डिस्ट्रिक्ट में जो पंजाब पुलिस की टीम है वो यहाँ पे करती हुई नजर आई। और साथ के साथ CAPF टीम्स भी जो है वो भी पंजाब पुलिस के साथ साझा ऑपरेशन करती हुई नजर आई। और लगातार SP रैंक के जो व्यक्ति थे, जो पुलिसकर्मी है SP रैंक के, उनकी सुपरविजन के अंदर ये सारा जो है छापेमारी की गई और देखा गया कि कैसा चल रहा है माहौल को देखते हुए लगातार जो है गलत गतिविधियां हो रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सारा कुछ ये छापेमारी की जा रही है। 200 ग्राम हीरोइन भी से बरामद हुई है। तो लगातार देखा ये भी गया है कि पंजाब में असामाजिक गतिविधि जो है चलती हुई नजर आई, जिसके चलते ये सारे ऑपरेशन जो है कल किया गया। जी संदीप, जिस तरीके से कल ये चेकिंग अभियान चलाया गया है, CM मान के निर्देश पर ये चेकिंग अभियान चलाया गया है, क्या ये चेकिंग अभियान जो है आगे भी इस तरीके से जारी रहेगा? देखिए, ये चेकिंग अभियान पुलिस जो है वो नहीं बताती है कि कब तक ये जारी रहेगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये जो है सीक्रेट रखा जाता है, जिसके चलते ही जो है सामाजिक गतिविधियां करने वाले लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, नशा तस्कर बाहर निकलते हैं। तो अगर ये पुलिस बता दे तो ये जो चीजें हैं वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लगातार अगर देखा जाए तो कल जो है ऑपरेशन है उसमें ये सब कुछ बरामद होता है। जी संदीप, वही बात कर ले, जिस तरीके से लगातार CM भगवंत मान पंजाब की सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका पंजाब की सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, पंजाब की सुरक्षा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो जरूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वह पुलिस कर्मियों को निर्देश दे रहे हो कि लगातार पंजाब के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, क्योंकि देखा ये भी गया है जलंधर में जिंदी चोर है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री जो है एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं और पंजाब के उच्च अधिकारियों को जो है निर्देश देते हैं कि जो छापेमारी की जाए और लगातार जो कि जैसे हीरोइन पकड़ी गई है और लिक्विड पकड़ी गई है और साथ टैबलेट्स भी पकड़ी गई है, तो कहीं ना कहीं नशे के ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट पंजाब के ये सारा जो है CRPF भी साथ में उसके लगी हुई नजर आ रही है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर चंडीगढ़ पंजाब की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते दिख रहे हैं और चंडीगढ़ और पंजाब सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूरी है और अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। और साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी सलाह दी है कि बार बार हाथ धोएं और भीड़भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। इस खबर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित शेट्टी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति बनी है, रोजाना कितने केस सामने आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है, मृत्यु दर रेट क्या है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बीते दिनों की बात की जाए तो चंडीगढ़ पंजाब की बात करें तो कोरोना के केस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो कल 27 केस जो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी रेट ऑफ की बात की जाए परसेंटेज की तो 5.96% के जो पॉजिटिव केस जो है वो काउंट हुए हैं। हालांकि ये जो आंकड़े जो दिन प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डराने वाले आंकड़े जो है देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पर चंडीगढ़ प्रशासन की बात की जाए चाहे पंजाब प्रशासन की बात की जाए तो दिशा निर्देश इस तरह से जारी कर दिए गए हैं कि अगर मास्क जो है वो इलाके में अगर आप जाते हैं तो मास्क लगाएं और अगर घर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर से ना निकलें। जी
अमित, वहीं बात कर ली जाए, अगर अस्पतालों की बात कर ली जाए, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जिस तरीके से कोरोना एक भयावह स्थिति में पहुंच गया था, तो अस्पतालों में कहीं ना कहीं बेड्स की बात कर ली जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात कर ली जाए, कमी पड़ गई थी। तो ऐसे में अस्पतालों में किस तरीके के इंतजाम है इस बार? बिल्कुल, जिस तरह पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो मॉक ड्रिल का दौर जो है वो पंजाब में जिस तरह से चलाया गया था, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में मॉक ड्रिल जो है सोमवार और मंगलवार को की गई थी। तो उसमें जो है पुख्ता इंतजाम जो है, अगर बेड्स की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए, पीपीई किट्स की बात की जाए, अन्य जितने भी उपकरण है अगर उनकी बात की जाए, तो हॉस्पिटल में जो है पुख्ता इंतजाम जो है कर दिए गए हैं। अमित, वहीं बात अगर वैक्सीनेशन को लेकर कर ली जाए, कितनी तेजी वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही है? बिल्कुल, अगर पंजाब सरकार भी, केंद्र सरकार भी और चंडीगढ़ सरकार भी जो है वैक्सीनेशन को लेकर जो है लोगों को अपील कर रही है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो वो लगवा लीजिए। अगर किसी ने लगवा दिया, जिस तरह एक टीका लगवा दिया या दूसरे तो लोगों को यही जो है सलाह दी जा रही है कि आप अपनी वैक्सीनेशन जो है लगवा लीजिए, क्योंकि कोरोना की जो जिस तरह से भयंकर आंकड़े जिस तरह से दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, तो स्थिति जो है आगे खराब ना हो। बिल्कुल। अमित, क्या लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है? क्या वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि लोगों की बात की जाए तो लोग जो है कहीं ना कहीं अवेयर तो दिख भी रहे हैं, बट जो आजकल का यूथ है वो जो है मास्क जो है, अगर चंडीगढ़ की बात की जाए खासतौर पे, तो देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस की जो है, कोरोना जिस तरह से पहले पीक पर था और लोगों को अवेयर होने की भी है। वहीं अमित, अगर आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर बात कर ली जाए, तो आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर क्या स्थिति है? कितने आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं? और वहीं बात अगर बाहर से आने वाले लोगों की कर ली जाए, तो क्या इनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, अगर बाहर से आने वाले लोगों की बात की जाए तो उनका भी आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो किया जाता है। बात की जाए तो उनके भी जो है टेस्ट किए जा रहे हैं। रूटीन की अगर बात की जाए, रोजाना जो है 100 से अधिक जो टेस्ट हैं वो रोज होते हैं। अमित, वहीं अगर बात डॉक्टर्स की कर ली जाए, जो लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं और डाइट में ऐसी क्या क्या चीजें शामिल करने के लिए कह रहे हैं कि जिससे कि जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग बनी रहे? जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, डॉक्टर्स ने अगर यही बोला कि क्योंकि जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, तो अगर किसी को सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले तो 5 दिन के लिए अपने आप को जो है किसी अलग कमरे में रखें, सुरक्षित स्थान में रखें, और जो अच्छी चीजें जो हैं, हेल्थ वाली जो चीजें हैं वो खाएं। तो डॉक्टर्स ने तो आम लोग यही दी कि आप जो है अच्छे जो है जो दाल है, सूप है, कोई इस तरह का सेवन किया जाए। अमित, अब एक सवाल जो सबसे अहम है, क्या इनमें वो मरीज भी शामिल है जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है? जो मरीजों का आंकड़ा अब सामने आ रहा है, क्या इनमें वो मरीज शामिल हैं जिन्हें एक बार पहले कोरोना हो चुका है? बिल्कुल, इस पूरे मामले पे जो है हमारी निजी जो हेल्थ की जो कर्मी है उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जो आंकड़े जो नए आ रहे हैं तो उनमें जो है कुछ लोग जो है अगर 22 केस जिस तरह से बताए जा रहे हैं कि अगर 22 केस या फिर 27 केस या जितने भी जो रूटीन में आ रहे हैं उनमें से 2 से 4 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो है पहले कोरोना हो चुका है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के मुंबई से सटे नई मुंबई में रविवार को एक बड़ी घटना हो गई। आपको बताते कि महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान समारोह के दौरान 7 से 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा करीब 25 लोगों की सनस्ट्रोक की वजह से तबीयत भी बिगड़ी है और इनको कलंबोली के MGM अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। और घटना के सामने आने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे, मंत्री दीपक केसकर और रविंद्र चौहान भी अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा घायलों के इलाज के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई से सटे खारघर में रविवार को आयोजित महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में करीब 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के हाथों से पुरस्कार दिया गया और ये कार्यक्रम सीएम और डिप्टी सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और इस दौरान लाखों की भीड़ तो जुटी, लेकिन इनके लिए ना ही कोई पंडाल की व्यवस्था थी और ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम था। लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 42 डिग्री तापमान में चिलचिलाती गर्मी में
धूप में बैठे थे और इसी दौरान कई लोगों को सनस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का शिकार होना पड़ा, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लू लगने की वजह से ये मौतें हुई हैं। 7 से 8 लोगों की मौतों का आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि 24 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है और लगातार जो है नेता भी इनसे मिलने पहुंच रहे हैं। बात अगर उद्धव ठाकरे की कर ली जाए, शरद पवार की कर ली जाए, तो ये लगातार जो है मरीजों से संपर्क साध रहे हैं, जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रम जो है चल रहा था और इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल एक पुरस्कार समारोह था जहां पर लू चलने की वजह से 7 से 8 लोगों की जान चली गई है और 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल निशा जी, केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई 2 दिवसीय दौरा था। इस दौरे में सबसे प्रमुख जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र भूषण से जो है सम्मानित धर्माधिकारी को करना था। ऐसे में रविवार दोपहर यह कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों को यह पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो उनके लिए पंडाल क्यों नहीं बनाया गया। पंडाल नहीं बनाने की वजह से करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं और जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है और मृतकों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन देर रात विपक्ष के नेता शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके साथ संजय राउत, उनके साथ आदित्य ठाकरे, अजीत दादा पवार, एनसीपी के तमाम बड़े नेता जो है हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर जो बीमार लोग हैं उनसे उनकी हालचाल पूछे। लेकिन वही मृतकों को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है और उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पंडाल ना होने की वजह से लोग कड़ी धूप में जो है बैठे रहे और सुबह से लेकर दोपहर तक लोग वहां पर बैठे रहते, जिसकी वजह से 7 से 8 लोगों की मौत जो है हुई है, 24 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए, मौसम किस प्रकार का बना हुआ है महाराष्ट्र में, कितनी गर्मी यहां पर पड़ रही है? बिल्कुल निशा जी, देखिए अमूमन अप्रैल के महीने में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में कल के अगर टेम्परेचर की बात किया जाए तो 38 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर रहा। ऐसे टेम्परेचर के बीच में अगर किसी को 3 से 4 घंटे धूप में बिठाया जाता तो जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आयोजक को यह पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जैसे कि आयोजकों का आंकड़ा यह बता रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा जो है पब्लिक उस मैदान में जमा हुई थी खारघर के, और इस मैदान में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, खासकर सेट की व्यवस्था नहीं की गई थी, पंडाल की व्यवस्था नहीं की गई थी। बाहर निकलने के लिए ज्यादातर निकलने में थोड़ा सा लोगों को दिक्कतें हो रही थी क्योंकि काफी भीड़ थी। अब ऐसे में जिस तरह से बताया जा रहा है कि सभी लोगों को डिहाइड्रेशन और लू की वजह से तबीयत बिगड़ी है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है और यह मौत पर जो है सियासत शुरू हो गई है। खासकर एनसीपी नेता और विरोधी पक्ष नेता अजीत दादा पवार ने सवाल खड़ा किया है कि जब सरकार को यह पता था कि अप्रैल में मुंबई का जो मौसम होता है, टेम्परेचर होता है, बेहद गर्म होता है, ऐसे में खुले में इस तरह का आयोजन का मकसद क्या था और सरकार के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, इस तरह की भी बातें सामने आने लगी। सत्यप्रकाश, वही बात अगर सीएम की कर ली जाए, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर? सीएम एकनाथ शिंदे खुद मृतकों के परिजनों और हॉस्पिटल में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बेहद ही भयावह मौत है। ऐसे में वह इसके लिए जो है दुख व्यक्त जरूर करते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि यह जो घटना हुई है वो बेहद जो है शर्मनाक है। अब ऐसे में उन्होंने 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन विपक्ष इसे बिल्कुल नकार रहा है। विपक्ष का यह मानना है
कि पूरी तरह से लापरवाही भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे सरकार की है। ऐसे में सरकार के खिलाफ ही मामला दर्ज होना चाहिए। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, परिजनों की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की वजह से यह मौत हुई है, क्योंकि जो मैदान था वहां 10 लाख से ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी 12-13 लाख लोग जो है शामिल हुए। ऐसे में सुबह करीब 10 बजे लोगों को बुलाया गया था और यह कार्यक्रम करीब 2 बजे तक चलाया गया, जिसमें काफी लोगों की तबीयत बिगड़ी। काफी लोग अभी भी जो है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो मौतों को आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब देर रात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और एनसीपी के तमाम नेता पहुंचे थे, तभी यह जानकारी मिल रही थी कि काफी लोग हैं जो अभी भी जो है उनके ऊपर खतरा बरकरार है, यानी कि तबीयत बेहद बिगड़ी हुई है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें, अगर इतनी तेज गर्मी मुंबई में पड़ रही है तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर गरीब तबके के लोगों को देखा जाए तो उनके पास तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर 7 से 8 लोगों की जान चली जाती है गर्मी की वजह से, लू चलने की वजह से इतने लोगों की जान चली जाती है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है वहां जो गरीब तबके के लोग हैं, ताकि उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत जो है मिल सके? बिल्कुल, देखिए, सरकार तो भीड़ जुटाने में लगी थी। सरकार को यह पता था कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है और अमित शाह का दौरा भी इसी महीने के लिए प्रमुख था, क्योंकि मुंबई में किस तरह की तैयारियां हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी जो है शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी, एक नाथ शिंदे की सरकार इस पे विशेष ध्यान दे रही थी। यही वजह है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। न तो पानी की व्यवस्था की गई थी और न ही उन्हें रख रखाव की व्यवस्था की गई थी। ऐसे में तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, वह धर्माधिकारी जिन्हें सम्मानित करना किया जा रहा था, उनके वजह से भी काफी लोग आए हुए थे। तो तमाम चीजें हैं जो अब जांच का विषय। हालांकि विपक्ष यह मांग कर रहा है कि इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही हुई है, लेकिन यह साफ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शक्ति प्रदर्शन और भीड़ जुटाने में लगी हुई थी। अगर किसी तरह की कोई व्यवस्था करती तो शायद जिन लोगों की मौत हुई है, शायद वह आज हमारे बीच और समाज के बीच में जिंदा रहते। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से पहाड़ तपने लगे हैं, लेकिन अब लोगों को राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश और आंधी तूफान और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इससे पहले बीते 24 घंटे में हिमाचल में चंबा, किन्नौर, शिमला और खद्राला में बारिश हुई। वहीं चंबा के भरमौर, शिमला के जबलू और लाहौल स्पीति के कोकसर में ओलावृष्टि हुई। रविवार को हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग के शिमला केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी में लोगों ने सैलानियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया और साथ ही अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ जो है एक्टिव हो जाएगा और इस वजह से अगले 3-4 दिन तक बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल को मौसम और ज्यादा खराब होना और बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला में भारी बारिश के अलावा हिमपात का भी जो है अनुमान लगाया गया है। वहीं चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होगी और इस दौरान तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री गिरेगा। तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही थी जिससे पहाड़ तपने लगे थे, लेकिन अब थोड़ी राहत जो है मिलने वाली है क्योंकि बारिश की संभावना जताई गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश और आंधी तूफान और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इससे पहले बीते 24 घंटे में हिमाचल में चंबा, किन्नौर, शिमला के खद्राला में बारिश हुई और इसी के साथ आपको बता दें वहीं चंबा के भरमौर,
शिमला के जुब्बल और लाहौल स्पीति के कोकसर में ओलावृष्टि हुई। और आपको बता दें कि रविवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के शिमला केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई और एडवाइजरी में लोगों और सैलानियों को सतर्क रहने को कहा गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही थी, पहाड़ तपने लगे थे, अब इसी बीच खबर आ रही है कि बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग द्वारा जताई गई है कि बारिश हो सकती है। अगले 2-4 दिन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही तूफान, आंधी तूफान, ओलावृष्टि का भी जो है अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी और इस कारण जो है गर्मी काफी बढ़ गई थी। और अभी की बात करें, 4 दिनों तक मौसम खराब होने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने एक अलर्ट भी, येलो अलर्ट भी जारी किया है। 18 और 19 अप्रैल को मैदानी, निचले व मध्य ऊंचाई वाले कई भागों में भारी बारिश बताई गई है। ओलावृष्टि व अंदर चलने का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कुल्लू की बात करें, कुल्लू मुख्यालय में भी जो है बादल छाए रहे हैं। और पिछले कल की बात करें, हम शिमला की बात करें, हालांकि शिमला में जो है मौसम साफ रहा, लेकिन रोहतांग के साथ कुंजुम दर्रा में सीबी रेंज की पहाड़ियों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे ऊपरी इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जो कुल्लू में भी जो अंधड़ कल पिछले कल आंधी तूफान काफी तेज चला, जिस कारण जो है कुछ नुकसान भी वहां पर हुआ है और बिजली भी काफी देर तक वहां पे नहीं रही थी। और अभी 4 दिनों की बात करें, 4 दिनों तक मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि भारी से भारी बारिश रहेगी। लोगों और पर्यटकों को उन्होंने सचेत रहने का जो है रहने की अपील भी की है, क्योंकि जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने ऊंची चोटी पर जाने से जो है मनाही की है। उधर भारी बारिश की चेतावनी की मौसम विभाग ने बताई है। और 18 से 20 अप्रैल तक राज्य जो हिमाचल है वहाँ पे कुछ स्थानों पर तेज से तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आसमानी बिजली भी इस दौरान गिर सकती है। और 19 अप्रैल को खास तौर पर मौसम विभाग ने मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में लोगों को सचेत रहने की अपील की है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक पीएल पुनिया के नेतृत्व में आपको बता दें कि एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कांग्रेस के अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद दौराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि प्रदेश प्रभारी पूरे पार्टी का प्रभारी होता है, न कि कुछ व्यक्तियों का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया तो क्यों नहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को उन्हीं के पद से हटाने का काम किया गया। लगातार प्रदेश प्रभारी की लापरवाही के बाद प्रदेश में सभी कांग्रेस के नेता अपनी अपनी बयानबाजियां कर रहे हैं। समर्थन किया मुख्यमंत्री का। नहीं, देखिए, हमने तो इसलिए कहा कि प्रभारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। प्रभारी को हटाने की बात हमने इसलिए की, भाई वही प्रभारी टिकट बांटते हैं और वही प्रभारी समीक्षा करने आते हैं। आप बताइए कि आपके पास लोग नहीं है जो टिकट भी वो बांटेंगे, समीक्षा भी वो करेंगे और फिर रिपोर्ट भी एक साथ वो देंगे। इसलिए हम तो साफ कह रहे थे कि प्रभारी को हटाना चाहिए। जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल कांग्रेस की एक बैठक हुई है, पीएल पुनिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ है, क्या अहम मुद्दे इस बैठक के रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कांग्रेस का दूसरी बार सत्ता से बाहर होना ये दिखलाता है। ये जैसे लड़ाई कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर हो रही है। प्रदेश प्रभारी यहाँ पर जो देवेंद्र यादव है उनको लेकर के अब जो पार्टी के जो यहाँ पर विधायक हैं कांग्रेस के, वो लगातार यहाँ नामबंद हो रहे हैं और
कहीं ना कहीं उनको यहाँ से पद से हटाने की बात लगातार की जा रही है, जिसको लेकर के बयानबाजी लगातार लंबे समय से उनके खिलाफ यहाँ पर होती आई है। और यहाँ पर दौरान विधायक की बात की जाए या यहाँ पर जो किस्सा विधायक की बात की जाए, वो लगातार इनके बयानों के जरिए कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पे लगातार खड़े कर रहे हैं यहाँ पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को। और पीएल पुनिया जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ देहरादून पहुंचे हैं और उनके आकर के बैठक यहाँ पर की गई। तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के उत्तराखंड के वो इस बैठक में मौजूद थे और पूरी तरीके से पीएल पुनिया के द्वारा कोशिश की गई कि जो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है यहाँ पर विधायकों की उसको दूर किया जाए और आगामी जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उसको लेकर के बैठक यहाँ पर की गई है, बात सुनी गई है और यहाँ पर देवेंद्र यादव को कहीं ना कहीं जो चीजें थी उस पर कहीं ना कहीं विचार यहाँ पार्टी हाईकमान तरफ करने की बात की गई है। जी अमित, जहां सरकार से विपक्ष सवाल पूछता है, लेकिन उत्तराखंड में स्थिति कुछ अलग ही है, क्योंकि यहां पर अपने ही नेताओं से सवाल उठाए जा रहे हैं, अपने ही नेताओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों आखिर देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी में, जबकि पीएल पुनिया को भी यहां पर बुलाया गया है ताकि वो सिचुएशन को यहां पर सही कर सके, लेकिन सिचुएशन सही होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात की जाए कांग्रेस का एक उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में जिस तरीके से यहाँ पर जो चुनाव के परिणाम निकलने के बाद जो चीजें सामने आ रही है, उत्तराखंड में दूसरी बार लगातार भाजपा यहाँ पर सत्ता बैठती है और दूसरी बार यहाँ पर कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है, वो कहीं ना कहीं झंझनाहट यहाँ पर जो विधायक हैं उनमें देखी जा रही है। लगातार यहाँ पर देवेंद्र यादव की यहाँ पर टिकट बंटवारे से लेकर के जो गतिविधियां हैं पार्टी के, उन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टिकट बंटवारे को सही ना होने के कारण कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर, उसकी नाराजगी है। और उसके बाद लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों में क्या सच्चाई है, किस तरह की चीजें हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं पीएल पुनिया वो यहाँ आए थे और नाराजगी कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर करने की बात की जा रही है, क्योंकि चुनाव का यहाँ पर निकाय चुनाव आने हैं उत्तराखंड के अंदर और अभी 2024 में चुनाव है, तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात की जा रही है। और जो नाराजगी है उनको इन बैठक के जरिए यहाँ पर खत्म करने की कवायद जरूर की गई है, कुछ निर्णय जरूर निकाले गए हैं उत्तराखंड कांग्रेस में यहाँ पर इस बैठक के दौरान। और आगे इसमें पार्टी हाईकमान क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर जाकर के सोनिया गांधी के समक्ष क्या बातें रखी जाती है ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल अमित, वही बात कर ले जाए, कांग्रेस में गुटबाजी हो या कुछ भी हो, इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाती है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन है इस प्रकार का घमासान देखने के बाद? बात की जाए जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार क्योंकि चुनाव यहाँ पर निकाय चुनाव आने हैं, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करे बीजेपी, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी का ध्यान है। और अगर बीजेपी से अगर ये सवाल पूछा जाए कि कांग्रेस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक तंज कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस तरह से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार जुड़ रही है, लेकिन कांग्रेस तैयारी न करके यहाँ पर जिस तरीके से मन उठाव कहीं ना कहीं दिख रहा है, जनता में सही मैसेज नहीं पहुंच रहा, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस, हालांकि यहाँ पर कांग्रेस का भीतरी मामला जरूर कहती है बीजेपी, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी खुश नजर आती है, क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं इन चीज का फायदा बीजेपी को मिलेगा और उसको लेकर के यहाँ पर बीजेपी अपनी तैयारी पूरी कर रही है और कांग्रेस पे कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर जो है बार पलटवार का यहाँ पर दौड़ जाती है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 अप्रैल को रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर शहर वासियों को 117 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार, सड़क यातायात, पेयजल, शहर सौंदर्यीकरण से लेकर इलाज की बेहतर सुविधा से जुड़े कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। बघेल 50 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर शहर में 5 सड़कों के सौंदर्यीकरण और 10 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट मल्टीलेवल पार्किंग के 5वें माले पर 500 सीटर बीपीओ सेंटर की आधारशिला रखेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान शहरवासियों को 117 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार, सड़क यातायात, पेयजल, शहर सौंदर्यीकरण से लेकर इलाज की बेहतर सुविधा से जुड़े कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। बघेल 50 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर शहर में 5 सड़कों के सौंदर्यीकरण और 10 करोड़ की लागत से
इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश तिवारी इस वक्त रायपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम बघेल 117 करोड़ 61 लाख से अधिक जो है विभिन्न विकास कार्यों की सौगात जो है आज लोगों को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भेंट मुलाकात का जो दौर है आज रायपुर राजधानी के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जारी रहेगा और इसके तहत 117 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की जो सौगात है वो राजधानी वासियों को मिलेगा। इसमें खास बात ये है कि जो सौगात है वो युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के लिए है, सड़क यातायात के लिए है, पेयजल सौंदर्यकरण के इलाज के लिए है, साथ ही साथ सुविधा से जुड़े ऐसे कार्य हैं जिनमें लोगों को परेशानी होती है। खासतौर से रोड निर्माण को लेकर के, उनकी सौंदर्यीकरण को लेकर के एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था और इसी की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीपीओ सेंटर के जो 500 सीटर है उनका आज आधारशिला रखेंगे। बीपीओ सेंटर लगाए जाने से ये युवाओं को काफी ज्यादा बेहतर लाभ भी मिलेगा, क्योंकि स्वयं में एक अलग से कला भी प्रवृत्ति होगी और साथ ही साथ जब बीपीओ सेंटर से कोई व्यक्ति निकल करके बाहरी दुनिया में जब जाएगा तो निश्चित तौर पे अपनी जो कलाकृति है उसको उल्लेखित कर सकता है, कंप्यूटरीकृत रह सकता है। चाहे कोई भी ऐसी समाधि है जिसको खोल करके अपनी जो आय का संसाधन है उसको कर सकते हैं। निशा जी, अखिलेश, जिस तरीके से चुनाव अब काफी नजदीक है, ऐसे में चुनावी माहौल बनना शुरू हो चुका है क्योंकि बड़ी बड़ी सौगातें जो हैं सीएम द्वारा दी जा रही है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए, चुनावी माहौल छत्तीसगढ़ में किस तरफ को दिख रहा है? चुनावी माहौल की अगर बात की जाए, पूर्ण रूप से एक रणनीति बना करके कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ भेंट मुलाकात का जो दौर है वो यही इंगित करते आया है कि ये चुनावी समीकरण तैयार किया जा रहा है जिसमें युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगाती नजर आ रही है। तो लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर है कि विकास कार्यों की जो गाथा है उसको उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं नजर आते हैं, जिसका उल्लेख है यहाँ के विकास कार्य, साथ ही साथ यहाँ के जो अन्य जो किसान वर्ग की बात की जाए, मजदूर वर्ग की बात की जाए, चाहे युवाओं की या बेरोजगार युवाओं की बात की जाए, उनको लगातार प्रोत्साहित करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ये अच्छी पहल भी है। विपक्ष एक तरफ आरोप भी लगा रही है और दूसरी तरफ युवाओं के अंदर एक जोश भरने की जो कलाकृति है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निश्चित तौर पर अपने किरदार में निभाते नजर आ रहे हैं। जी अखिलेश, जिस तरीके से चुनावी माहौल के बीच अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो क्या लग रहा है, बीजेपी कुछ कर पाएगी या सीएम ने जिस तरीके से बहुत अच्छा कांटेक्ट जो है जनता के साथ रखा, लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम वो करते हैं, एक अच्छा कांटेक्ट उनके साथ जनता के साथ रखते हैं, तो क्या बीजेपी जो है इस रिदम को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी या बीजेपी जो है एंटर कर पाएगी छत्तीसगढ़ में? कुछ ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अब तक से जो बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो रणनीति रही है वो एकदम स्पष्ट साफ नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी है अगर उनकी बात की जाए तो अब तक के धरातल में उतर करके जिस तरीके से यहाँ आम जनता के बीच में भाजपा को पहुंचनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाया है। साथ ही साथ भाजपा को जिस रणनीति के साथ में काम अपनाना चाहिए था, यहाँ के लोगों को साधने के लिए या मुद्दा उठाने के लिए अलग अलग रोड की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, अब तक नजर नहीं आया है। कुल मिलाकर के बात ये है कि भाजपा अभी भी एक्टिव नहीं है। जो सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, जिसका फायदा पूरा कांग्रेस उठाती नजर आ रही है। साथ ही साथ एक बात तो स्पष्ट है कि भेंट मुलाकात का जो दौर है उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि जो हंगामा का विषय भाजपा लेकर के पहुंची है, लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जो बड़े बड़े दिग्गज जो प्रभारी बन करके आ रहे हैं, आज उनको खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जो मौखिक तलाश करनी चाहिए भाजपा को, अंदरूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, वो अब तक के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। खास बात ये स्पष्ट है निशा कि यहाँ भाजपा में अंदरूनी कलह ज्यादा दिखाई पड़ती है, जिसका फायदा कांग्रेस निश्चित तौर पर उठा रहा है और इस फायदे के लिए ही कांग्रेस को लाभ आने वाले चुनावी समीकरण में मिल सकता है। निशा, धन्यवाद अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़। नमस्कार।